नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शुरुआत करूंगी खबरों की विस्तार में। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी पूरी टीम के साथ जो है चुनाव कवरेज के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इन दिनों गुजरात में वो हैं जहां वो चुनावी समर के बीच लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जनता का रुख किस तरफ है? गुजरात के अहमदाबाद के रास्ते में वो एक दुकान के पास रुके और लोगों से उन्होंने चर्चा की। आप भी देखिए इस चर्चा के अंश। इस समय सोमनाथ से अहमदाबाद के रास्ते में है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कोई मेकअप करके या मैं कोई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़ों में नहीं, मैं एक साधारण कपड़ों में आपके समक्ष। आमतौर से जो पत्रकारिता है वो थोड़ी सी स्टाइल भी हो चुकी है, लेकिन हमने जो आपसे बात कही थी और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ईमानदार पत्रकारिता, सच की पत्रकारिता आपको इन चुनाव में हम दिखाएंगे। गन्ना के इस मशीन को आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने इलाकों में, लेकिन गुजरात के लगभग हर मैं कह सकता हूँ 1-2 किलोमीटर के बाद आपको जूस मिलता है गन्ने का। ये और एक सबसे बड़ी बात, हम भी रुके यहाँ गन्ने के जूस पीने से और आमतौर से शुगर पेशेंट्स को मना किया था, लेकिन यहाँ पे गन्ने के जूस में ऐसा क्या खास है जिसके नाते आपको तरोताज़गी महसूस होती है। ये एक सज्जन हमारे साथ में है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मिलन। कहाँ से हैं आप? रहने वाले कहाँ के? यहाँ का ही हूँ, अगतराई का। अच्छा, ये गन्ने का जूस मैं देखता हूँ हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर में गन्ने का जूस, तो लोग यहाँ के गुजरात के गन्ने का जूस बहुत पीते हैं। हाँ, गुजरात में गन्ने का जूस बहुत फेमस होता है। यहाँ पे जगह जगह आप देख रहे हो कि वहाँ पे गन्ने का जूस है। इधर 1 किलोमीटर जाएगा तो वहाँ मिलेगा। ऐसे हर जगह गन्ने का जूस मिलता रहेगा। अच्छा, ये गन्ने के जूस पीने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, ऐसा होता है? हाँ, बहुत फ़ायदे हैं। जैसे नींद नहीं आती है, बहुत सारे। और सब थकान होती है तो चली जाती है एकदम से। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जब हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पे यहाँ पे गन्ने का जूस है तो आपकी मतलब दुकानदारी चल जाती है, क्योंकि देखिए अभी मैं देख रहा हूँ, मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से दिखाएं कि देखिए दुकान सन्नाटी है, कुर्सियाँ लगी हैं और हम लोग ही यहाँ पीने वाले हैं, तो कैसे आप फिर भी गन्ने का जूस ही क्यों लगाते हैं यहाँ पे? क्योंकि दुकान चल जाती है यहाँ पे? हाँ, चल जाती है क्योंकि गन्ने का जूस होता है और बहुत सारे कस्टमर आके पीते हैं। उसके मतलब पीते पीते ऐसा मन कर गया कि कुछ खा ले या फिर कुछ मतलब पान बीड़ी का तो है, तो किसी को आदत होती है तो वो पी लेते हैं ऐसे गन्ने। अच्छा, एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि इस गुजरात को ड्राई स्टेट में संज्ञा में डाला गया। यहाँ पे नशाबंदी है, ड्रिंक्स आपको यहाँ पे शराब नहीं मिलती, तो ये भी है कि गन्ने के जूस से लोग अपने को वो वाला भी एक कहीं ना कहीं मज़ा जो है जो उनका जब उनको नहीं मिल पाता तो वो गन्ने के जूस से उसको बराबर करते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, पीते मतलब शराब तो एकदम बंद ही है गुजरात में। गन्ने के जूस को लोग शराब की तरह पीते हैं, ऐसा क्या? नहीं, पीते नहीं है, बट बहुत सारे लोग मतलब मन करता है तो भाई वो शराब तो पी नहीं सकते तो गन्ने का जूस पी लेते हैं ऐसे। अच्छा, देखिए ये भी आपको गुजरात से सीखना पड़ेगा। आमतौर से हमारे उधर से मेरा तात्पर्य कि दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा में अगर उन्हें लगता है कि अगर अगले दिन ड्राई डे है तो पहले से अपनी गाड़ी में ड्रिंक भर लेते हैं, वो बिना दारू के शराब के नहीं रह पाते। लेकिन गुजरात में एक चीज़ क्या है कि अपने स्वास्थ्य का भी लोगों को ध्यान है और जो एक नीति बनाई गई है इस प्रदेश के हित के लिए, उसको देखते हुए लोग शराब नहीं अगर उनके लिए बंद है सरकार की तरफ से, तो लोग उसके बदले गन्ने का जूस या कोई ऐसी चीज़ें शीतल पेय पीते हैं जिससे कम से कम उनकी वो जो अंदर की जो तलब है वो भी दूर हो सके और साथ में शरीर भी ना खराब हो। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे कैश इस्तेमाल करते हैं या आपको जो कैसे आप डिजिटल मनी को इस्तेमाल करते हैं? हाँ, हम दोनों चीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि पान का गल्ला होता है तो बहुत सारे लोगों के कहाँ पेटीएम का आपने कहाँ लगाया? यहाँ पे कोई आपने बनाया? मैं चाहता हूँ एक बार आप में हमारे साथ आइए। देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए इनसे पूछा कि हम बहुत एक मैं चाहता हूँ वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं, यहाँ पे हम बहुत डेवलप वाले किसी जगह पे नहीं रुके हैं, रास्ते में है ये इस जगह का नाम क्या है? अगतराई। अगतराई ये जगह है, ये बड़ा डेवलप नहीं है। लेकिन देखिए, गुजरात में जो डिजिटल इंडिया की मोदी जी बात करते हैं ना, वो सबसे पहले उन्होंने अपने गुजरात में लागू करवाया है और गुजरात में ज़्यादा है। और आप देखिए ये यहाँ पे जी पे भी है और गूगल पे, यानी कहीं ना कहीं आप देखिए डिजिटल मनी को भी लेकर, जो अक्सर शहरों में लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कैश चाहिए, जब गांव में डिजिटल मनी मौजूद है तो आप शहरों में क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? यानी कि इंडिया जो है, जब इंडिया जो डिजिटल इंडिया की बात थी वो भी गुजरात से आपको उसका बहुत बड़ा प्रमाण देखने को मिलता है। और ये आपने चाय वाय भी बनाते हैं गन्ने के जूस के अलावा? अच्छा, चाय भी बनाते हैं, ये जो हमारा आदमी है वो चाय भी बनाता है और सब दोनों की चीज़ें।
जिसको तो आप देखिए यहाँ पे चाय, क्योंकि चाय वाले का तो ये प्रदेश है, चाय वाला तो प्रधानमंत्री है, तो चाय जैसे मैंने आपसे बताया, चाय तो आपको सब पूरे गुजरात में मिलेगी ही मिलेगी। और 2014 के बाद से जिनकी चाय की दुकानें नहीं थी उन्होंने भी लगाई, क्योंकि ये लगता है कि हमारे जैसा एक व्यक्ति आज इतनी ऊपर पहुँच गया है। अब एक असली मुद्दे पे जिसके लिए हमने इतनी बड़ी चर्चा की, हम इतना देर से यहाँ पे खड़े हैं, उस पर हम लोग आते हैं। अब ये बताइए कि इस बार चुनाव हो रहे हैं पूरे देश भर में, मोदी जी कह रहे हैं मैं तीसरी बार आऊंगा, दूसरे नेता नगरी कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं आएंगे। जो है आपका क्या मानना है? गुजरात के हैं लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, गुजराती होने के नाते उनका सपोर्ट मत करिए, लेकिन सच्ची बात बताइए क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? हमको तो लगता है कि मोदी जी वापस आएंगे, क्योंकि वो आए हैं तो बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट हो गए। जैसे आप बोल रहे थे कि डिजिटल पे वो हुआ है, बाकी सब ये रोड है, हाईवे बनी है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, डेवलप हुआ है। एंड मेरे को तो लगता है कि मोदी जी वापस आने चाहिए और वो भी आएंगे। तो देखिए ये हैं कारण मोदी जी के वापस आने के, और ये जो व्यक्ति है, ये जो आपसे बातें बता रहा है, ये इनके साथ ये एक सच्ची बात बता रहे। जैसे मैंने आप सबसे हमेशा बताया, मैं सच को पहुंचाऊंगा आपसे, और लगभग 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको सच बताने के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे। तो मुझे मकसद नहीं कि मुझे आपको भ्रमित करना है, लेकिन सच्चाई बतानी है। ये गुजरात का आदमी बोल रहा है, और यही इस देश के लोगों में ज़्यादातर लोगों की भी राय है, लेकिन वो तो 4 जून को पता चले कौन आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी, आशुतोष के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी। क्या जगह आपका आपने नाम बताया था यहाँ के? मिलन खासतौर से देखिए मिलन पे हमारा मिलन हुआ इनके साथ में। तो मैं अपने आप को ये जो साइन ऑफ कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि गुजरात से मैं आप सबकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और देन बैक टू द स्टूडियो। और लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम ने कई जरूरी मुद्दों पर जानकारी साझा की। आपको बता दें कि सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं आपको। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का, 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, आईआईटी, आईआईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर, IIIT, NIT, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है, और उस आधार पर जनता जनार्दन के बीच में जा सकती है, यह पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को प्राप्त हो सकता हो, यह भी देश पहली बार देख रहा है। 80 करोड़ गरीबों को 4 वर्ष से लगातार राशन की सुविधा का लाभ फ्री में उपलब्ध होना, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो जाना, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके सरकार की धनराशि उन सभी लोगों तक सीधे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम हो, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य हो, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने के कार्य हो, या 2.5 करोड़ गरीबों को एक बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हो। पहली बार वास्तव में देखा है लोगों ने कि योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को कैसे प्राप्त हो सकता है। जो नारा मोदी जी ने 2014 में दिया था, सबका साथ और सबका विकास का, वह जमीनी धरातल पर कैसे हकीकत में बदला है, यह भी पूरा देश देख रहा है, और हर तबके के मन में इन सभी योजनाओं को लेकर के भारी उत्साह है। महत्वपूर्ण यह है कि जब हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं
तो लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प पत्र की एक प्रति के साथ पिछली बार मैं भी आपके बीच में यहां पे आया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के पहले अपना संकल्प पत्र जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत कर दिया था। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इंडी गठबंधन के अलग अलग दल भी अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। मित्रों, इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान, और खासतौर पर इन मुद्दों को लेकर के एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे, लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। शासन स्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाभ भी देने की बात होती थी तो वह कमीशन खोरी की भेड़ चढ़ जाती थी। योजना का लाभ चेहरा देख करके देने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने उस समय प्रदान की थी, कमोवेश वही स्थिति हम लोगों को यूपीए सरकार के सामने और विभत्स रूप में देखने को मिला। आज का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, उस घोषणा पत्र को देख करके हम कह सकते हैं, एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की। और दूसरी तरफ कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था? क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी? चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों? और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है?
वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी। संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदर बांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं। 65 वर्षों तक शासन किए, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया, उससे उन्हें वंचित किया। और याद करिए 2004 से 2014 के बीच के कांग्रेस के शासनकाल को, जब उन्होंने उस समय लक्षित हिंसा विधेयक लाने का कुत्सित प्रयास किया था। बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण वह उस विधेयक को पास नहीं कर पाए थे। भारत के प्रति इनकी मानसिकता क्या है? और इसके बाद इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास किया था। इसके लिए रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो पहले सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बाद में कांग्रेस के सांसद बने, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की सिफारिश कांग्रेस की मंशा के अनुरूप देश के अंदर लागू करने के कुत्सित प्रयास हुए थे, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार को जबरन कुछ वर्ग विशेष को देने के कुत्सित प्रयास इन्होंने उस समय प्रारंभ किए थे। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी दलितों के, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण में घुसपैठ करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जबरन देने के कुत्सित प्रयास किए गए थे, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था। यानी कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को, पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे, और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी 3 तलाकी को प्रथा से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इसको प्रथा से मुक्त किया, उससे स्वतंत्रता दी। कांग्रेस उसका समर्थन करती है। यानी व्यक्तिगत कानून, देश के अंदर हम कहते हैं 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चल सकते। इसके लिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करके शरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है, या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो 2-3 कुछ ये जो महत्वपूर्ण
जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लखनऊ से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कामों को लोगों को बताया और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना उन्होंने साधा और साथ ही साथ सपा की सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने संबोधित भी किया। अमित शाह ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। भाई और बहनों, काशी का विकास सिर्फ काशी का विकास नहीं, काशी अध्यात्म की नगरी है और काशी के आध्यात्मिक ऊंचाई को भी आगे बढ़ाने का काम हमारे सांसद, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी नगरी को आधुनिक नगरी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 36,000 कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करना, हर कार्यकर्ता की चिंता करना और जब विधानसभाओं का भी चुनाव हो तो आम सांसद की भांति अपने क्षेत्र के विधायकों को जिताने के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक सांसद के नाते आदर्श आचार संहिता का निर्माण करने का काम किया है। भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब ने जब से तोड़ा तब से लेकर आज तक देश भर में कई श्रद्धालुओं की बात थी, बाबा अकेले गए, उनका दरबार सजा नहीं और मोदी जी ने बाबा का भव्य दरबार सजाकर 13 करोड़ से ज्यादा यात्री देश भर से यहां आए, इस प्रकार का आकर्षण खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, युवा खिलाड़ियों के लिए नया स्टेडियम, बनारस का नया रिंग रोड, बनारस के मार्गों को चौड़ा करना और जो सारे बिजली के तार थे वो हटाकर अंडरग्राउंड कर बनारस को सुंदर करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीएचयू में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टीसीएस का सेंटर, पुराने घाटों की सफाई, नया नमो घाट बनाकर पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनाना और गंगा मां को स्वच्छ कर सालों के बाद आचमन कर पाए ऐसे गंगा जल का, गंगा का निर्माण करने का काम हमारे सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कई फ्लाईओवर बने, बाबतपुर से यहां तक का रोड बना और एक जमाने में ये पूरे चंबल को, पूरे पूर्वांचल को चंबल माना जाता था। आज मोदी जी के राज में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद माफिया मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं। मोदी जी ने काशी को गौरव दिलाने का काम किया है। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर ने काशी के अर्थतंत्र को बदलकर रख दिया। सिर्फ 2100 स्क्वायर फीट में जो मंदिर था, आज 5 लाख स्क्वायर फीट का कॉरिडोर करोड़ों दर्शकों को, करोड़ों श्रद्धालुओं को निमंत्रित करता है। भाई और बहनों, सिंगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब समाप्त हो जाएगा तब न केवल क्रिकेट,
काशी के हर एथलीट के लिए, हर खिलाड़ी के लिए वहां ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। एक बड़ी डेयरी बनाई है जिससे हर घर में पशुपालन बढ़ेगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन नया बन रहा। तो वाराणसी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।